Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss यूनिट नंबर 7 which is entrepreneurship. सबसे पहले जो यूनिट का नाम है entrepreneurship, इसका मतलब देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। entrepreneurship का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग किसी भी नए बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और रन करते हैं। मतलब ऐसा बिजनेस जो पहले से एग्जिस्ट ना करता हो। और जो बिजनेस को चलाता है, ठीक है, जो बिजनेस को रन कर रहा होता है, उसे कहते हैं entrepreneur। ओके, अब हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मैनी पीपल कीप थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम अबाउट विच बिजनेस दे शुड चूज। दे हेजिटेट एंड फील कंफ्यूज। हाउएवर, startups are not difficult to create, especially for young professionals who are at the beginning of their career. Choosing to become an entrepreneur is practical and possible career option. ओके, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम तक सोचते रहते हैं कि हमें कौन सा बिजनेस चूज करना चाहिए। क्या हम जो बिजनेस चूज करेंगे हमें उससे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। ठीक है, मतलब उनको स्टार्ट करना बहुत मुश्किल लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हम लोग स्टार्टिंग में पैसे इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस को रन करने के लिए, क्या हम लोग वहाँ से प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, कहीं हमें लॉस तो नहीं हो जाएगा। इस टाइप का जो रिस्क होता है, इसको देखते हुए उन्हें समझ ही नहीं आती कि हमें बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन उनके पास एक स्टार्टअप का ऑप्शन होता है। स्टार्टअप जो है वो इजीली आप उसको क्रिएट कर सकते हो। एक छोटे लेवल का बिजनेस होता है। आप पहले उसको स्टार्ट करो और वहाँ से देखो क्या लोग उसको प्रेफर कर रहे हैं आपके बिजनेस को, ये नहीं कर रही है। जो आप बिजनेस के अंदर अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जो भी चीज़ आप सेल कर रहे हो, जो भी चीज़ आप बेच रहे हो, क्या लोगों को उसकी नीड है या नहीं है, लोग उसे ले रहे हैं या नहीं। क्या अगर मैं इसको बड़े सेटअप की तरफ लेके जाऊं, ठीक है, उसको जो है एक्सपैंड करने की कोशिश करूं, अपने बिजनेस को बड़ा बनाऊं आगे जाके, तो क्या मुझे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो ये स्टार्टअप्स होते हैं ये इजीली क्रिएट हो जाते हैं। एक स्मॉल लेवल के ये बिजनेसेस होते हैं। यहाँ पे आपको थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। और ये किसके लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं, ये यंग प्रोफेशनल्स के लिए। जैसे ऐसे लोग जिन्होंने अभी अभी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की हैं और उसके बाद अब उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, तो उनके लिए स्टार्टअप एक बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ से उनके करियर का आगाज़ होगा। चूजिंग टू बिकम एन entrepreneur इज प्रैक्टिकल एंड पॉसिबल करियर ऑप्शन। ठीक है कि आपने अगर entrepreneur बनना है, entrepreneur कौन होता है, जो अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है। तो उसको अपने बिजनेस को प्रैक्टिकल बनाना है और उसके बाद उसने देखना है कि उसके पास क्या क्या पॉसिबल करियर ऑप्शन है, वो किस बिजनेस को जो है वो स्टार्ट कर सकता है। अब एक फ्रेज है स्काई इज द लिमिट। इसका क्या मतलब है, इसका इसको आप ले सकते हो अपने बिजनेस के अंदर कि जो लोग जॉब करते हैं उनको मंथ के लास्ट पे फिक्स सैलरी मिल जाती है जस्ट। ठीक है, चाहे वो जितनी मर्जी मेहनत करें, ये नहीं कि वो जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा उनकी पे हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। उन्हें एक फिक्स पे मिलेगी, एक फिक्स सैलरी मिलेगी। लाइक अगर शुरू में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया कि आपकी पे 30,000 होगी, चाहे आप जितना मर्जी काम करते रहो आपकी पे 30,000 होगी। लेकिन अगर हम लोग बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे आपको उतना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, आपका उतना जल्दी जो है बिजनेस ग्रो करेगा और आपके पास उतने ज़्यादा पैसे आएंगे। जितनी ज़्यादा आप क्या कहते हैं, जितना ज़्यादा आप काम करोगे, जितना आप हार्डवर्क करोगे, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। तो इसका यही मतलब है स्काई इज द लिमिट, कि देर इज़ नो फिक्स लिमिट टू सक्सेस। सक्सेस की कोई लिमिट नहीं है, जितनी आप ज़्यादा मेहनत करोगे उतना आप सक्सेसफुल होगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, अ फ्रेश ग्रेजुएट, मतलब जिसने अभी अभी बीएस कंप्लीट किया है, 16 क्लासेस कंप्लीट की हैं, और उसके बाद वो अब क्या कर रहा है अपने, वो जो है वो फ्रीलांसिंग कर सकता है। एक ऐप है, ठीक है, आप ये कह सकते हो जैसे फ्रीलांसर्स के लिए फाइवर है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे लोग जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हमें ये काम करवाना है, ये काम करवाना है। फिर जो फ्रीलांसर होते हैं उन्हें काम करके देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कोई कंटेंट लिखवाना है, ये कुछ लिखवाने का काम करना है, तो वहाँ पे वो कह देगा कि मुझे ये काम करना है। तो फिर जो ये काम करता होगा फिर वो उससे मैसेज कर देगा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। फिर वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, वो बताएगा कि मुझे किस तरह का कंटेंट लिखवाना है, और जो फ्रीलांसर होगा वो उसको काम करके देगा और उसके अकॉर्डिंग फिर वो पैसे चार्ज कर लेगा। नेक्स्ट है हमारे पास यू विल बी योर ऑन बॉस। ठीक है, जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो फिर आपका बॉस कौन होता है, कोई भी नहीं होता, जस्ट आप खुद अपने बॉस होते हो। आपको किसी की इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करनी पड़ती, आपने खुद दूसरों को जो है इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं। आपने अपनी मर्जी से सारे डिसीजंस लेने होते हैं। एंड ऑन्टरप्रेन्योर इज देयर ओन बॉस। ठीक है, जो ऑन्टरप्रेन्योर होता है वो अपना बॉस खुद होता है, और वही बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं वो खुद ले रहा होता है। हाउ एवर दे मस्ट डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, अब
जो एंटरप्रेन्योर है पहले उसको अच्छे तरीके से डीपली सोचना है कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ ठीक नहीं है। एक्ट एथिकली टूवर्ड्स सोसाइटी, एथिकली मतलब उस वो उसने उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए। जैसे आप ये कह सकते हो कि उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें वो कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो ऐसा प्रोडक्ट सेल ना करे जिससे सोसाइटी को कोई नुकसान पहुंचे। अब जैसे एग्जांपल है, अ शॉप ओनर रिफ्यूजेस टू सेल एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स इवन इफ इट्स मींस लेस प्रॉफिट, दिस शोज एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप। अब इन्होंने एग्जांपल दिया है कि कैसे वो एथिकली एक्ट कर सकता है, कैसे बिहेव कर सकता है। कि एक शॉप ओनर है, अब उसकी शॉप के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं, और उसने मना कर दिया कि ये एक्सपायर प्रोडक्ट अब सेल नहीं करने। ठीक है, उसको लॉस हो रहा है, उसको प्रॉफिट नहीं होगा अब, क्योंकि अगर वो उनको सेल कर देता तो ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट होता, लेकिन अब उसको प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन अब इसको हम लोग कहेंगे कि ये एथिकल बिहेवियर है। इसने जो है वो दूसरों के बारे में सोचा है कि हम अगर उनको एक्सपायर प्रोडक्ट देंगे तो इससे दूसरों का नुकसान होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन एंटरप्राइज बिजनेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन बताई है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग किसी भी नए बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? अ माइंड सेट दैट इज रेडी टू कैलकुलेट रिस्क। इसका क्या मतलब है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है जिसके अंदर आप नए बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ऑब्वियसली उसमें रिस्क होता है। आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है। लेकिन आपने जो है वो ब्लाइंड नहीं हो जाना कि ठीक है जब रिस्क होगा आएगा तो देखा जाएगा, या जो भी रिस्क है आप उसके बारे में सोचो ही ना। ठीक है, जब लॉस होगा हमें तो देख लेंगे, फिर हम लोग जो भी करना होगा हम लोग कर लेंगे। ऐसा नहीं होना, बल्कि आपने रिस्क को कैलकुलेट करना है। आपने देखना है कि क्या क्या पॉसिबल रिस्क हैं हमारे बिजनेस के अंदर, क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। पहले ही आपको उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले लेना चाहिए। अब जो एंटरप्रेन्योर होता है वो केयरफुली थिंक कर रहा होता है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। ये नहीं कि वो कोई भी एक्शन ले रहा है, बल्कि सोच समझ के उसने कोई भी एक्शन लेना होता है। वो प्रॉपर पहले एनालाइज करता है, ठीक है, पहले प्रॉपर थिंक करता है कि जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसको कितना प्रॉफिट अर्न होगा, मार्केट की क्या डिमांड है, क्या जो मैं प्रोडक्ट सेल करने जा रहा हूँ लोग उसे लेंगे या नहीं लेंगे, या क्या क्या पॉसिबल लॉसेस हो सकते हैं, या वो कितना गेन कर सकता है। कि बजाय इसके कि आप फेलियर से या रिस्क से डर के बैठ जाएं, बल्कि आपने क्या करना है, प्रॉपर प्लानिंग करनी है कि क्या क्या वेज हो सकते हैं उस रिस्क को रिड्यूस करने के। जैसे एग्जांपल है कि एक पर्सन है जो ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर ओपन करने जा रहा है। अब वो स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च करेगा कि क्या इन कपड़ों की डिमांड है, या क्या लोगों को इसकी नीड है या नहीं है, या जो इसकी प्राइस होगी लोग उसको ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे, या हमारे कंपटीटर्स कौन है। कंपटीटर्स कौन होते हैं? जैसे आपका बिजनेस सेम अगर किसी और ने भी वो बिजनेस ओपन किया है, वो रन कर रहा है, तो वो आपके कंपटीटर्स होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्फिडेंस इन अचीविंग प्री डिसाइडेड बिजनेस और इंडस्ट्रियल गोल। अब जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करते हैं, सबसे पहले गोल्स जो है वो सेट कर लेते हैं, क्लियर गोल्स को सेट कर लेते हैं कि उसका बिजनेस चलाने का मकसद क्या है। ठीक है, उसने क्या क्या करना है। जैसे गोल हो सकता है कि उसने प्रॉफिट अर्न करना है, या अपने बिजनेस को इस टाइम तक उसने इतना एक्सपेंड कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल उसने एक शॉप ओपन की है तो उसका ये गोल है कि 1 साल के बाद मुझे 3 इसकी और ब्रांचेज ओपन करनी है। या उसका ये गोल है कि उसने जॉब्स क्रिएट करनी है दूसरों के लिए। तो उसको अपने जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको अपने आइडिया के ऊपर बिलीव होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंट रहे। ठीक है, और इवन लोग जो आपको पता है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बहुत सी आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी उसको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। कॉन्फिडेंस से क्या होता है कि वो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले सकता है। इसके अलावा जो है वो चैलेंजेस इजीली फेस कर लेता है और अपनी टीम को मोटिवेट कर लेता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप इज अ पर्सन कैरिड आउट बाय इंडिविजुअल दैट इंक्लूड। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा पर्सन है, सॉरी एक ऐसा प्रोसेस है जो एक इंडिविजुअल लेता है। ठीक है, एक इंडिविजुअल जो है वो कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा होता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती है? इसके अंदर आ सकता है टेकिंग फाइनेंशियल रिस्क। इसके अंदर पैसों का रिस्क आ सकता है कि इस रिस्क मतलब आपको हो सकता है कि लॉस हो जाए। मेकिंग इन्वेस्टमेंट इवन व्हेन रिजल्ट आर अनसर्टेन। देखिए ठीक है, आपने पैसे लगाए हैं अपने बिजनेस के अंदर, लेकिन जो रिजल्ट है वो अनसर्टेन है। अनसर्टेन मतलब आपको नहीं कंफर्म कि आपको प्रॉफिट ही होगा। आपने पैसे लगाए हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इतने पैसे लगाए हैं तो मुझे इतना प्रॉफिट होगा, बल्कि लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अनसर्टेन रिजल्ट है, आपको नहीं पता क्या हो सकता है। फिर नेक्स्ट है इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज। इसमें क्या होता है कि आप नए नए आइडियाज जो है वो लेके आ रहे हो, नए नए प्रोडक्ट्स आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करते। फिर प्लानिंग एक्टिविटीज, आप यहाँ पे क्या करते हो, एक्टिविटीज को प्लान कर रहे होते हो। फिर इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे होते हो।
द पर्पस इज टू इंक्रीज प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर बिजनेस इंडस्ट्री। आपका क्या पर्पस होता है? आपका पर्पस ये होता है कि आप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना सको, डिवेलप कर सको। कहाँ पे? एग्रीकल्चर के अंदर, बिजनेस के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी है कि एक पर्सन है जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है ताकि वो डेयरी फार्म को स्टार्ट करे, कैसे? मॉडर्न मशीनरी को यूज़ करते हुए। अब उसका क्या मकसद है? मॉडर्न मशीनरी को वो क्यों यूज़ कर रहा है? ताकि मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस हो सके। अब इसके बाद आता है कंपोजिट स्किल्स रिक्वायर्ड इन एंटरप्रेन्योरशिप। कंपोजिट स्किल्स का मतलब क्या है? ओके, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो, आप ये कह सकते हो कि सिर्फ एक स्किल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, बल्कि इसके अंदर कम्बिनेशन ऑफ स्किल्स की जरूरत होती है। क्वालिटीज, ज्यादा से ज्यादा क्वालिटीज हों एक एंटरप्रेन्योर के अंदर। तो ये जो स्किल्स होती हैं, मतलब ज्यादा सी स्किल्स कंबाइन हो रही होती हैं, या आप ये कह सकते हो कि एंटरप्रेन्योर के अंदर मल्टीपल स्किल्स होती हैं, इसे कहते हैं कंपोजिट स्किल्स। और अब वो क्या करता है, वो उन्हीं स्किल्स की बेसिस पे वो अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना रहा होता है। अभी जो स्किल्स हैं ये दो टाइप की होती हैं, एक आप कह सकते हो टेंजिबल और एक है इंटेंजिबल। मतलब फैक्टर्स आ जाते हैं किस बेसिस पे जो है वो आप अपने बिजनेस को चलाते हो। दो फैक्टर्स हैं, एक है टेंजिबल और एक है इंटेंजिबल। टेंजिबल वो होती हैं जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है विजिबल, ठीक है, मतलब आपको नजर आ रही होती हैं। अब इसके अंदर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है? इमेजिनेशन का मतलब ये होता है कि आप ये कह सकते हो कि एबिलिटी होती है जो नए आइडियाज़ को थिंक कर रही होती है। ठीक है, एक पर्सन के अंदर एबिलिटी होती है कि वो नए नए आइडियाज़ को सोच सके, नए नए आइडियाज़ को सामने लेके आ सके, नए नए आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करवा सके। जैसे जो एक एंटरप्रेन्योर है वो इमेजिन कर रहा होता है नए प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में, या वो बेहतर तरीके देख रहा होता है कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अब जैसे एग्जांपल है कि आप ये कह सकते हो कि एक न्यू फूड डिलीवरी सर्विस के बारे में सोच रहे हो एक स्मॉल टाउन के अंदर, जहाँ पे ये सर्विस ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। फिर सेकंड थिंग यहाँ पे आती है, सेकंड फैक्टर है रेडीनेस टू टेक रिस्क। अब इसका क्या मतलब है कि हर बिजनेस के अंदर रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपको रिस्क रहता है कि आपके पैसे लॉस हो सकते हैं, आपको फॉर एग्जांपल बिजनेस में लॉस हो सकता है, ये एक रिस्क है। या जो आप अपना आइडिया प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, वो फेल हो सकता है, या अनसर्टेन प्रॉफिट आपको हो सकता है। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको हमेशा रेडी रहना चाहिए रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए। उसको रिस्क कैलकुलेट करने चाहिए कि क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, उसके बारे में उसको केयरलेस बिहेवियर शो नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है एबिलिटी टू ब्रिंग टुगेदर। अब इसके अंदर एबिलिटी हो कि वो इन सारी चीज़ों को इकट्ठा लेके आ सके, कैपिटल, मनी, लेबर, वर्कर, लैंड। अब इसका मतलब क्या है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो इस काबिल हो कि वो ऑर्गेनाइज कर सके और कंबाइन कर सके जो प्रोडक्शन के फैक्टर हैं। प्रोडक्शन मतलब देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके लिए उसको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हो सकती हैं। ऑब्वियसली उसको पैसे ज़रूरत होंगे कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको लेबर की ज़रूरत होगी, वर्कर की ज़रूरत होगी, उसके बाद उसको ज़मीन की ज़रूरत होगी। मतलब कोई ना कोई रेंट पे उसको बिल्डिंग चाहिए जिसके अंदर वो ये सब कुछ कर रहा है, अपने बिजनेस को चला रहा है, अपने बिजनेस को रन कर रहा है। तो ये जो स्किल्स होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि अगर आप बगैर मैनेजमेंट के, मतलब प्रॉपरली जो आपके पास रिसोर्सेज हैं जैसे कैपिटल है, लेबर है, लैंड, ये सारे रिसोर्सेज हैं, अगर आप इनको प्रॉपर वे में मैनेज नहीं करते तो आपका बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अब जैसे एग्जांपल है इसकी कि आप अपनी फैक्ट्री को ओपन कर रहे हो, तो उसके अंदर ऑब्वियसली आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, चाहे आप अपने पैसे लगाओ या कहीं आप किसी से लोन लो, कर्जा लो। या उसके बाद आपको जो है वहाँ पे वर्कर्स हायर करने हैं। क्यों? क्योंकि आपने प्रोडक्ट को बनाना है। फिर उसके बाद आपको कोई ना कोई रेंट पे बिल्डिंग लेनी होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये सारे हमारे पास टेंजिबल फैक्टर्स हैं जिन्हें हम लोग प्रॉपर देख सकते हैं कि जब हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करें तो क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत हो सकती हैं। इसके बाद कुछ इनटेंजिबल फैक्टर्स आ जाते हैं। इनटेंजिबल फैक्टर्स वो वाली स्किल्स होते हैं या एबिलिटीज़ होती हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं टेंजिबल फैक्टर्स की तरह। अब जैसे इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, इसके यूज़ ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। मतलब एंटरप्रेन्योर जो है वो यूज़ करता है कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर को, इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म को, या मॉडर्न मशीन्स और टूल्स को। अभी जो टेक्नोलॉजीज होती हैं ये बिजनेसेस में बहुत हेल्प करती हैं, आपका टाइम सेव कर रही होती हैं, कॉस्ट को रिड्यूस कर रही होती हैं, एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रही होती हैं। टेक्नोलॉजी के बगैर अपने बिजनेस को आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बना सकते। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप बिजनेस के अंदर मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को यूज़ कर रहे हो। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे
ओके, एबिलिटी टू फुलफिल लीगल एंड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। अब इसका मतलब क्या है कि जो एंटरप्रेन्योर है उसको इस चीज़ के बारे में नो हाउ होनी चाहिए कि उसने कैसे जो लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, फाइनेंशियल प्रोसीजर्स हैं, उनको कैसे हैंडल करना है। अब इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग इसको इजी वर्डिंग में देखें कि आपने बिजनेस लाइसेंस लेना है, ठीक है, आपने गवर्नमेंट की तरफ से अपने बिजनेस को अप्रूव करवाना है, आपने बैंक वगैरह से लोन लेना है, कर्जा लेना है आप, और उसके बाद जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने कर्जा लेना है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। जब भी आप बिजनेस को चलाते हो, ये नहीं कि बस आप ब्लाइंडली अपने बिजनेस को रन करने के बारे में सोच लिए, बल्कि प्रॉपर आपने अपने बिजनेस को गवर्नमेंट से अप्रूव करवाना है, उनको बताना है गवर्नमेंट को कि हम लोग ये बिजनेस चलाने जा रहे हैं। तो हम लोग मतलब उनसे आपने परमिशन लेनी है कि क्या हम लोग अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, स्टार्ट कर लें। फिर वो आपको प्रॉपर लाइसेंस देते हैं जिसकी बेसिस पे आप अपने बिजनेस को चला रहे होते हो। अब जैसे देखिए, एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने के बारे में आप सोच रहे हो, तो ये नहीं कि आपने सोच लिया है और आपने बना दिया है, बल्कि प्रॉपर पहले उसको रजिस्टर करवाना है, गवर्नमेंट से उसको अप्रूव करवाना है, बैंक वगैरह से फंड लेने हैं, लोन लेने हैं, ताकि आप उसको चला सको। तो ये सारे इनटेंजिबल फैक्टर्स थे। अब नेक्स्ट हमारे पास 7.1.2 सेक्शन है। इंशाल्लाह इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन केस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, अगर आपको ये नोट्स लेने हैं तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।